उसी में डाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल listeners. Welcome in the online classes. फर्स्ट ईयर एचडीपी में आज मैनेजमेंट में कल हमने देखा था कि पल्स रेट जो है वो लेने की जगह हमने बताई थी। ये मैंने समझा दिया था कि मिडल कॉक्सियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी कहाँ कहाँ है, फीमोरल आर्टरी, एक्सटर्नल मैक्सिलरी, फेशियल, मीडियन और ये मिडल कॉक्सियल, ये मैंने सारे आपको बता दिए थे। तो आज हम नाड़ी दर ज्ञात करने का तरीका, प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग द पल्स रेट। नाड़ी दर ज्ञात करने के लिए हाथ की उंगली इंडेक्स फिंगर को छोड़कर का किनारा अर्थात संवेदनशील भाग धीरे से धमनी पर रखते हैं। ये जो है उंगलियां, ये देखो आप वैसे देखते हैं ना, नाड़ी कैसे चेक करते हो, देखते हैं तो अपने को पता है। ये छोड़ दो, ये ऊपर रखी, ये देखिए उनका जहां ज्यादा सेंसेशन हो वो वाला पार्ट जो है ये सेंसेशन ज्यादा करता है, तो ये हम उसके ऊपर धीरे से धमनी पर रखते हैं, हल्का दबाव लगाते हैं जिससे बीट महसूस होती है। बीट्स को 30 सेकंड तक गिनते हैं, वह 2 से गुणा कर देते हैं ताकि हमें बीट्स पर मिनट प्राप्त हो सके। कई बार 15 सेकंड ही लेते हैं, उसको 4 से कर देते हैं। एक ही बात है, 15 सेकंड में आपकी अगर आप खुद स्वयं पल्स ले रहे 18 आ रही है तो 36 और उसके बाद में 72 कंप्लीट होगी। 18 15 सेकंड में, 30 सेकंड में 36 कर लो और उसको 2 से कर दो, यहाँ 15 सेकंड लेके उसको 4 से कर दो, एक ही बात है। अगर नाड़ी दर सामान्य से अधिक हो तो उसे टैकीकार्डिया, वह अगर नाड़ी दर सामान्य से कम हो तो ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया कहते हैं हार्ट रेट का बढ़ जाना और ब्रेडिकार्डिया कहते हैं हार्ट रेट का कम हो जाना। लिख लेना आप इस पे। नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? निम्नलिखित परिस्थितियों में पशु की नाड़ी दर बढ़ जाती है। छोटे आकार के पशुओं में नाड़ी दर ज्यादा, जवान पशुओं में, कार्यशील पशुओं में, पार्चुरेशन के समय, ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में और व्यायाम के समय। मादा पशुओं में, गाभिन पशुओं में, जुगाली के समय, उत्तेजना के समय, खड़े हुए पशुओं में, खाने के पश्चात, दर्द में, बुखार में और हेमरेज के समय और अधिक सर्दी व गर्मी में। तो ये जो कारण है इसमें नाड़ी दर जो है वो बढ़ जाती है। अब ये नाड़ी दर होती कितनी है पशुओं में, तो अब आप इसमें वैसे ही देख लो कि छोटा जो जानवर है वो पोल्ट्री है। देखिए बर्ड्स में सबसे ज्यादा, ये याद कर लेना, सबसे ज्यादा नाड़ी दर किस में होती है, तो आपको वाइवा में पूछा जाता है। 120 से 160 पर मिनट देखिए पोल्ट्री में, बहुत ज्यादा। कैटल में, काफ के अंदर 90 से 120, कैटल में 40 से 60, लगभग अंदाजन सेम है। शीप में 70-90, गोट में भी सेम है। फॉल में 70 से 90 छोटा जानवर, एडल्ट में 28 से 40। कैमल में थी, जैसा बड़ा जानवर होता जाएगा नाड़ी दर उतनी कमजोर धीरे होती जाएगी, कम होती जाएगी। कमजोर नहीं, कमजोर अलग चीज होती है। इसी तरह से एलिफेंट में और भी कम, इसमें दिया नहीं है, लेकिन बड़ा जैसे जानवर बड़ा होता जाएगा तो नाड़ी दर कम होती जाएगी पर मिनट। अब इसके बाद में आता है श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट या रेट ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है तथा यह उदरी, एब्डोमिनल व वक्षीय थोरैकिक गतियों द्वारा पूर्ण होती है। इस क्रिया में डायाफ्राम, ये बीच में जो डायाफ्राम
का फैलना व सिकुड़ना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हम जब अभी रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि रेस्पिरेशन कैसे, किस तरह से डायफ्राम फूलता है, सिकुड़ता है, कैसे ये सांस चलता है। आप सोए हुए तो भी आपको नहीं पता सांस जा रहा है आ रहा है, तो ये कैसे होता है फिजियोलॉजी में आपको अब नेक्स्ट जो चैप्टर ही होगा हमारा शायद रेस्पिरेशन, नहीं ऐसा नहीं, रेस्पिरेशन जब उसमें पढ़ेंगे क्रियाविधि तो आपको समझाएंगे। 1 मिनट में लिए गए श्वसनों की संख्या को श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट या रेट ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये कितने होते हैं देखें, तो ये भी हम देखें कि अब ये बड़े जानवर में ज़्यादा है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बड़ा है शरीर, छोटे में क्योंकि शरीर छोटा है तो पोल्ट्री में देखिए 15 से 30 पर मिनट है रेस्पिरेशन, पिग में 8 से 18, कैमल में 5 से 12। लेकिन ये बड़ा जानवर होते हुए भी इसमें कम है। एक वैसे ये बात मैच नहीं कर रही इससे, लेकिन है कैमल के अंदर 5 से 12। तो सबसे कम देखिए कैमल में, जानवर बड़ा होते हुए भी, ये ध्यान रखना। और इसमें सबसे ज़्यादा बुफेलो में 30 से 40, कैटल में 27 से 40। तो ये कैटल और बुफेलो में ज़्यादा और बाकी में ये सबसे कम कैमल में। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें, ये वाइवा के लिए पूछा जाता है या उसमें पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो इन्हें आप याद करें। श्वसन दर मालूम करने की विधि, प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग द रेस्पिरेशन रेट। श्वसन दर निम्नलिखित कई तरीकों से ज्ञात की जाती है। रिब्स व स्टर्नम की गति को नोट करना। रिब्स, ये जो पसलियां हैं, ये देखिए जब सांस लोगे ऊपर आ रही हैं, नीचे जा रही हैं, ये रेट है। फ्लैंक क्षेत्र के नीचे वाले भाग की गति को नोट करना, क्योंकि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम पीछे की तरफ जाता है, तो पेट फुलाव लेता है। एब्डोमेन को आप बैठे जानवर को देखोगे तो वो भी ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि वो डायफ्राम जो है वो आगे पीछे हो रहा है। जब सांस बाहर निकली सिकुड़ा, और जब अंदर गई तो वो फैलाव लिया, तो जैसे ही फैलाव लेता है वो फ्लैंक एब्डोमेन पे भी उसका असर जाता है। तो वो वहाँ फ्लैंक रीजन में भी आप देख के उसके मूवमेंट को नोट कर सकते हैं, 1 मिनट में कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है। हथेली की पृष्ठ सतह डोर्सल सरफेस को, ये साइड आप नाक पे लगाइए, तो नाक से सांस आएगी जाएगी, आगे लगाकर हवा के आदान प्रदान से महसूस कर। हथेली को एब्डोमेन पर रखकर वहां की गति को महसूस कर सकते हैं। हथेली यूं, और ये थी हथेली की डोर्सल से, नाक के सामने यूं करोगे, यूं नाक के सामने करो, देखिए ये, और ये हथेली की ये साइड है, ये एब्डोमेन पे ये रखोगे, ये वाली। वक्ष, थोरैक्स या श्वसन नली, ट्रेकिया पर स्टेथोस्कोप रखकर स्टेथोस्कोप से भी ज्ञात कर सकते हैं। श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक। श्वसन दर कार्य करते वक्त तनाव में, उत्तेजना में, ज्ञान पशुओं की एडवांस प्रेगनेंसी में, कम हवादार कमरों में, क्योंकि कम हवादार कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता जल्दी जल्दी लेनी है। या आप पहाड़ों पे जब जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, गर्म प्रदेशों में, गर्मी में तथा बीमार पशुओं में ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर, ये हमने कंप्लीट कर लिया, और इसको थोड़ा टाइम हमारे पास बचा हुआ है तो इसको देख लेते हैं जितना होगा। चैप्टर हमारा 10वां चैप्टर, पशुओं का भार व माप ज्ञात करना। वेइंग एंड मेजरिंग ऑफ एनिमल्स। वेट कितना है, मेजरमेंट कितना है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह
पशुओं को ले जाते हैं तो इसमें मीजरिंग काम तब आता है कि कितना लेंथ है पशु का, लंबाई कितनी है, तो कितने पशु खड़े करके ले जाएं तो कितना लंबा जो है वो व्हीकल चाहिएगा, ट्रक चाहिएगा, इसलिए। और वेइंग जो है, भार जो है, हम इसलिए ज्ञात करेंगे क्योंकि जो डोज होती है वो वेट पे होती है, कितना वेट है पशु का, उसके अनुसार कैलकुलेट होती है। 3 mg पर kg बॉडी वेट, तो उसके कितने किलो का है उस पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पशुओं का शरीर भार, लाइव बॉडी वेट ज्ञात करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि पशुओं का शरीर भार उनकी स्वस्थता, अनुकूलता व शरीर की परिपक्वता को दर्शाता है। पशुओं का सही प्रबंधन उनके शरीर भार पर बहुत निर्भर करता है। अच्छा बॉडी वेट है तो मेल फीमेल दोनों जल्दी जो है, फीमेल जल्दी हीट में आएगी, और वो वेट पे डिपेंड है, वो कोई उम्र पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। तो अच्छा प्रबंधन करने के लिए, अच्छा इनकम के लिए आप अगर इसका ध्यान रखते हैं तो अगर जल्दी गाय गाभिन होती है तो जल्दी ब्याएगी, जल्दी दूध देगी, और वो जो है वो उसके बजाय जो 2 साल में गाभिन होती है उसके बजाय 3 साल में तो 1 साल का पीरियड जो है आपका आपने खराब कर लिया। तो अगर आप बॉडी वेट का ध्यान रखते हैं उसका कि ये अच्छा बॉडी वेट गेन कर रहा है जानवर, तो उसका आपको प्रबंधन में लाभ मिलता है। भार ज्ञात करने के उद्देश्य, पशुओं के भार से उसके स्वास्थ्य का पता चलता है। अगर पशु का भार उसके साधारण भार से कम हो तो या तो उसे कोई रोग हो सकता है या उसके खान पान में कोई कमी है। मांस प्रदान करने वाले पशुओं में बुफेलो, शीप, गोट, पिग व पोल्ट्री में उसके शरीर भार का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इसी से उनसे प्राप्त मांस का आंकलन किया जाता है। पशुओं को सामान्यतः उनके शरीर भार के अनुसार ही खाना पीना प्रदान किया जाता है। अतः विभिन्न पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति हेतु भोजन प्रदान करने के लिए उनके शरीर के भार का पता होना जरूरी है। कुछ लंबे समय तक चलने वाली व शरीर को कमजोर करने वाली बीमारियों, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज जैसे टीबी है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी व शरीर में कीड़ों का संक्रमण, वर्म इन्फेस्टेशन के कारण शरीर भार कम हो जाता है तथा इनका पता लगाने के लिए भी पशुओं का भार ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। बीमार पशुओं को दवाई कितनी मात्रा में, यह भी मैंने बता दिया, देनी चाहिए। इससे बात का पता उस दवाई की दर, डोज रेट पर चलता है। तो डोज रेट शरीर के वजन के अनुसार होता है। दवाई की मात्रा भी शरीर भार पर निर्भर करती है। पशु में प्रजनन, ब्रीडिंग अभी मैंने आपको बताया, उनकी आयु व शरीर भार पर विशेष रूप से निर्भर करता है तथा प्रजनन एक निर्धारित शरीर भार प्राप्त करने के पश्चात ही करवाना चाहिए। अतः ब्रीडिंग के लिए भी शरीर भार का पता होना चाहिए। जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस का शरीर लगभग 250 से 350 kg तथा मादा सूअर 100 का वजन जो है वो 110 से 120 kg हो जाने पर इनमें प्रजनन करवाना चाहिए। पशुओं के शरीर की वृद्धि दर, ग्रोथ ऑफ रेट या शरीर भार प्राप्त करने की दर का पता लगाने के लिए नियमित सामान्य अंतराल पर शरीर भार पता लगाना जरूरी है। कितना बॉडी वेट किया इसने गेन, तो इसलिए आज कितना है, और मैंने खिलाया पिलाया उसको 1 महीना, उसके बाद में कितना गेन किया। और ज़्यादातर तो पोल्ट्री में भी इसका विशेष महत्व है। अगर आप नहीं ध्यान रखते हैं ब्रूडर वाले मामले में तो आप लाभ नहीं उठा सकते। तो इनका जो है उसका तो आपको वेट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पशु का शरीर भार ज्ञात करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। मेथड ऑफ वेइंग, शरीर भार ज्ञात करने के तरीके कौन कौन से। पशुओं का शरीर भार ज्ञात करने के लिए भार ज्ञात करने के पहले 24 घंटे तक पशु को भूखा ऑफ फीड 6 से 8 घंटे पहले तक प्यास ऑफ वाटर रखते हैं, जिससे उसके शरीर का भार का यथार्थ रूप से पता लगाया जा सके तथा खान पान का वजन पर असर नहीं पड़े। इसके पश्चात पशु का वजन ज्ञात करना चाहिए। अब आप देखिए इसमें कितना इंपॉर्टेंस है ये। जब आप अभी ये कहाँ फ्रॉड होता है, जब आप ये शीप या गोट परचेज करने के लिए जाते हैं, अमूमन अभी गोट लेके आते हैं लोग बाग अजमेर से,
तो क्या करते हैं वो लोग, वो पर केजी के हिसाब से जो है वो तोलते हैं पशु को, कि ये पर केजी के हिसाब से आपको ये रेट लगा देंगे। अब मान लीजिए जो जानवर है उसका वेट 24 किलो है। अब उसने उसको खूब खिलाया पिलाया और खूब उसको पूरा पानी पिला दिया। अब वो मामूली बात है कि कम से कम 2 किलो चारा तो वो खाएगा, पानी भी कम से कम वो, अब आप देखिए उसमें कितने 10-12 लीटर पानी भी पी जाता है वो। तो अगर वो दोनों टाइम में इस तरह से अगर करे और अगर आप उसको परचेज करके लाओ तो अब वो 24 की जगह 30 का बैठता है, तो 6 किलो का पर केजी आपको लॉस हो गया एक उस पे लाने पे। मान लो आप फ्लॉक लाते हो एक 30 का, तो अब 30 पे लॉस गिन लो। ये आपको पता होना चाहिए कि भार को ज्ञात करके लाना है तो 24 घंटे वो भूखा रखना जरूरी है उसको। एक्चुअल भार उसका तब आएगा, और 6 से 8 घंटे प्यासा। ये इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर लेना इसको। जो खिलाओगे जितना वेट आया वो वेट अब उसका वेट नहीं है एक्चुअल में। तो वेट ज्ञात कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं वजन लेने के। प्लेटफॉर्म वेइंग मशीन, ये आप देखते हो आमतौर से प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है वेइंग मशीन। ये जहाँ वेट करते हैं आप देखते हो बड़े बड़े मशीनें लगी हुई हैं जहाँ बड़े बड़े हैवी व्हीकल जो है वेट करते हैं। तो वो भी आप एक उसका भी उसको ले सकते हैं। इस विधि द्वारा बड़े पशुओं का शरीर भार ज्ञात किया जाए। इसमें पशु को मशीन के प्लेटफार्म पर मध्य में खड़ा कर देते हैं जिस वजह यथार्थ वजन ज्ञात किया जा सके। इसमें या तो मशीन को समायोजित करते हैं या फिर एक ऐसी मशीन काम में लेते हैं जो सीधे ही स्क्रीन पर पशु का वजन दर्शा देती है। ऐसी मशीनें आजकल आ गई हैं खूब, जैसे धर्मकांटा है, ये खूब है। आप उस पर जानवर को आप चढ़ाओ, अंदर जो है उसका वजन जो है वो इंडिकेट हो जाता है। उसके बाद में स्प्रिंग बैलेंस, ये भी घरों में आप देखते हो, स्प्रिंग का बना होता है बैलेंस। इसके द्वारा छोटे पशुओं का शरीर भार ज्ञात किया जाता है, जिसमें पशु के पैरों को या बैली को कपास की एक रस्सी या चमड़े के बेल्ट द्वारा बांध देते थे। इसकी सहायता से पशु को स्प्रिंग बैलेंस पर लटका देते। इस उपकरण में स्प्रिंग के तनाव के आधार पर पैमाने पर रीडिंग आ जाती है जो पशु के शरीर को। आम लोग जो है कपास जो है वो ये जो कपास को चुगते हैं, चुगारे, तो उनको शाम को पेमेंट करते हैं जमींदार। तो वो क्या करते हैं, उसकी जो वो लाया थैली में जितना है तो वो स्प्रिंग वाला वो कांटा उसने लगा रखा है, उस पर चढ़ा देते हैं, वो वजन बता देता है इतने किलो, उसको पैसे दे देते हैं इतने किलो के। तो आपने देखे हुए स्प्रिंग वाला। उसके बाद में पेन बैलेंस, ये छोटे बहुत ही जानवर छोटे जो जैसे पोल्ट्री हुआ, लैब एनिमल हुए जिसमें रैट, माउस, गिनी पिग वगैरह आदि आते हैं, तो इनका जो है वजन ज्ञात किया जाता है। इसमें एक बर्तन पैन होता है जिसमें पशु को रख देते हैं, जिसके पश्चात इसके मीटर में रीडिंग आती है, जिसे सावधानीपूर्वक नोट कर लेते हैं। ये आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा, छोटी छोटी जो है वो पेन मशीन रखी होती है वेट के लिए। तो क्या है, बच्चे को उसमें रख देते हैं उस पेन में ताकि वो गिरे ना इधर उधर, तो बच्चे का वेट इस तरह से प्राप्त करते हैं। सूत्रों फार्मूले से भी किया जा सकता है, लेकिन ये प्रॉपर विधियां नहीं है। इनमें बहुत सारी डिफरेंशिएशन आते हैं और बहुत सारा फर्क इसमें आता है। तो इसको पता लगा लेते हैं कौन कौन सी हैं, पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, पूछा जा सकता है आपसे। पशुओं का वजन ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के गणितीय सूत्र दिए हैं जिन्हें वजन ज्ञात करने वाली मशीनों की अनुपस्थिति या उनके अभाव में काम में लिया जा सकता है। अनुमान, इसमें पशु के शरीर के कुछ मापों मेजरमेंट को रखकर हल करने पर पशु का शरीर भार प्राप्त हो जाता है, परंतु इस तरीके द्वारा पशु का शरीर भार पूर्ण रूप से सही प्राप्त नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तथा यह पशु के सही शरीर भार के आसपास तक ही सीमित होती है। अतः यह तरीका भार ज्ञात करने वाली मशीनों से बेहतर नहीं हो सकता। ये सूत्र हैं जिसमें आप निम्नलिखित सूत्र पशुओं का शरीर भार ज्ञात करने के लिए प्रमुख रूप से काम में लिए जाते हैं।
पहला है शेफर्स फार्मूला। शेफर्स फार्मूला यह सूत्र गाय भैंसों में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। इस सूत्र में के अनुसार पशु का शरीर भार पाउंड्स में आता है, पाउंड्स में आता है। तो पाउंड्स को अगर आप ग्राम में बना लो और फिर ग्राम से किलो में बना लो, वो तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें क्या करना होता है, देखिए बॉडी लेंथ इंच में लेते हैं। अब बॉडी की लेंथ कहां से लेंगे आप, बॉडी की जब लेंथ आप लेते हैं तो ये जो शोल्डर का पॉइंट है, शोल्डर यूं समझ लें, ये गर्दन पशु की है, ये जाएगी जहां ये गर्दन समाप्त होती है वहां उसका पॉइंट स्टार्ट होता है। तो अब आप देखें वहां से लेकर के और पीछे जो टेल का बेस है जहां से स्टार्ट होती है वहां पे देखिए 2 पिन बोन होती हैं, ये ऐसे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो डायग्राम है पहले दिए हुए, इनको ध्यान से पढ़ लेना। उसमें देखिए 2 पिन बोन है जो पीछे जहां टेल का जो बेस है फिक्स होता है यूं, फिर भी वो बाहर रहता है लास्ट वाला, वहां तक जो है वो हम उसकी लेंथ को इंच में नाप लेते हैं। कितने इंच हुए, इंच हो सकता है, इंच से नाप लो। और उसके बाद में हर्ट गर्थ। हर्ट गर्थ क्या है, ये जो आगे वाले पैर होते हैं जानवर के, उसके जस्ट बैक साइड से गोलाई में, ये पूरा गोलाई में उसकी गर्थ को पूरी को नाप लेते हैं। ये जानवर खड़ा है और ये मान लीजिए आगे वाला पैर है उसका, इसको ध्यान से देखें। ये देखिए ये जानवर है और ये मान लीजिए आगे वाला पैर है। तो ये जो उसका एब्डोमेन है, ये थोरैकिक कैविटी मान लीजिए, थोरैकिक कैविटी, ये जो स्टर्नम है नीचे, यहां से यूं आप उसको फीते को लगाएंगे, टेप को, और ये वाला राउंड बॉडी का ये गर्थ कहलाता है। तो इसको आप हर्ट गर्थ उसकी ले लें कितनी है, और इसको भी इंचेज में लें और उसको स्क्वायर कर दें, स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर निकाल लें और फिर उससे बॉडी लेंथ से उसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाई 300, उसका 3 से भाग दे दें, तो ये हमारे पास उसका बॉडी का वेट आ जाएगा। तो इसमें पाउंड 454 ग्राम का होता है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीग्राम होते हैं। रफली हम याद रखते हैं कि वो 450 रफ याद है कि ग्राम होता है 1 पाउंड में, और इंच में 2.5 सेंटीमीटर रफली याद किए हुए हैं। कैटल का शरीर भार केजी में और अब हम सेकंड जो है इसमें बॉडी लेंथ सेंटीमीटर में इनटू हार्ट गर्थ सेंटीमीटर में इनटू 2 या 2.5 अपॉन 100, यानी कि भाग देना 100 से। जहां 2 जब डेयरी कैटल हों, क्योंकि हल्की होंगी, और जब ड्यूअल पर्पज वाली हों, क्योंकि भारी भरकम होती है ड्यूअल पर्पज वाली, जो ड्राफ्ट पर्पज के लिए भी है, मिल्क के लिए भी, तो वो भारी होंगी हमेशा, तो उनको 2.5 से गुणा कर दें तो वो ज्यादा आ जाएगा। तो इसे जो सॉरी इससे जो है वो वजन पशु का ज्ञात किया जा सकता है। एक अन्य सूत्र भी पशुओं में कैटल बुफेलो का भार ज्ञात करने के काम में लिया जाता है, जो निम्न प्रकार से है। तो पशु का शरीर भार किलोग्राम में, इसमें भी देखिए बॉडी लेंथ सेंटीमीटर में है इनटू हार्ट गर्थ सेंटीमीटर में है। ये हार्ट गर्थ मैंने आपको समझा दिया।
बॉडी लेंथ कहाँ से कहाँ लेना है ये समझा दिया, और अपॉन ए। अब ए क्या है, नीचे इसका वर्णन है। देखिए, जब हार्ट गर्थ उसका 165 सेंटीमीटर से कम आए तो ए की जगह हमने 64.4 से डिवाइड कर देना उसको, ये बॉडी वेट आ जाएगा। अगर हार्ट गर्थ उसका 165 से 200 सेंटीमीटर तक है तो 61 से करना है, और अगर ये 200 से अबव है तो हमने 57.5 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास उसका जो है वो बॉडी वेट आ जाएगा। इन सूत्रों में किस प्रकार भिन्नता है, अब मैंने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ भी इन्होंने लिखा है कि ये भिन्न भिन्न तरह के वेट आपको देंगे एक ही गर्थ एक ही लेंथ से। इनमें जब आप अपना वो इसमें इसका रीडिंग को रखेंगे तो ये अलग अलग आते हैं। तो इसलिए ये जो इन्होंने एग्जाम्पल बताया है, एक दुधारू गाय जिसके शरीर की लंबाई बॉडी लेंथ 60 इंच है, 152.4 सेंटीमीटर है, शरीर का घेरा 80 इंच है, 203.3 सेंटीमीटर है, का शरीर भार उपरोक्त तीनों सूत्रों की सहायता से क्रमश अब ये इतना आ रहा है। देखिए इतना डिफरेंस, 581.12 kg, अब ये यहाँ 619 हो गया। तो अब आप देखिए 19 और 19 38 kg का फर्क बहुत होता है, और यहाँ फिर ये 538 आ गया, तो ये बहुत 581 538 आ गया था। तो ये इन्होंने दिया भी है का शरीर भार उपरोक्त तीनों सूत्रों की सहायता से क्रमश निर्णय। तो ये इस तरह से अलग अलग इनका आता है। तो ये इसलिए इसका ज़्यादा वो, लेकिन एक रफ आइडिया लेने के लिए पशु का इससे कैलकुलेट कर सकते। मेजरिंग ऑफ एनिमल, ये यहाँ शायद इसने दे रखा है। पशुओं के शरीर के विभिन्न तरह के माप लिए जा सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से काम में आने वाले माप निम्न है। शरीर की लंबाई बॉडी लेंथ, अब बताएंगे कहाँ से कहाँ तक क्या ले करना है। इसमें पशु के पॉइंट ऑफ शोल्डर, देखिए पॉइंट ऑफ शोल्डर मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको अगर अच्छी तरह देखना चाहेंगे तो आप अपना वो जो डायग्राम दिए हुए हैं पहले हमने जो मैनेजमेंट में पढ़े हैं, शायद वो दूसरा चैप्टर होगा, उसमें आप देखें कहाँ है पॉइंट ऑफ शोल्डर, और उसके बाद में आता है से लेकर पिन बोन के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। पिन बोन मैंने आपको समझा दिया, पॉइंट ऑफ शोल्डर मैंने आपको बता दिया। अब जो शरीर का आगे वाला घेरा हार्ट गर्थ कहाँ से लेते हैं, इसमें पशु के आगे वाले पैरों के पीछे से शरीर का घेरा मापते हैं जो हार्ट गर्थ कहलाता है। जो कुबड़ युक्त हम्प्ड हैं जिनमें वो थुई होती है, पशुओं में इसे कुबड़ के पीछे से लेंगे, और जो हम्पलेस हैं उसमें जो विदर्स पर से माप लेते हैं, वहां से उसको माप लेते हैं। तो अब आप देखें शरीर की ऊंचाई कहां से लेंगे। ये आगे वाले पैरों के खुरों की निचली सतह से लेकर जो कुबड़ रहित पशुओं में विदर्स के ऊपर तक तथा कुबड़ युक्त पशुओं में कुबड़ के पीछे वाली जगह तक की ऊंचाई जो है वो नापते हैं। तो ये जो है आज हमने इसमें क्लियर हुआ कि भी हमने कहाँ से लंबाई, कहाँ से हार्ट गर्थ, कहाँ से हाइट, और ये फार्मूले में इसको रखे। तो कई बार क्या है, ये फार्मूला जो पूछ लिया जाता है और उसमें जो है ये दोनों तीनों चीज़ें दे दी जाती हैं कि ये बताइए अब इस पशु का कितना वजन है। तो ये ध्यान से करना, एक दो कैलकुलेट करके भी आप देखें, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो लगा करके और फिर आप इसको कैलकुलेट करके देखें कि क्या आपका ये आइडिया सही आता है। और ये बैलेंस के बारे में हमने आज वेइंग के बारे में देखा, इतनी तरह के बैलेंस हैं, यहाँ इनसे लिया जा सकता है बाहर। तो आज हमने इस 10th लेक्चर को भी, ये 10th चैप्टर को भी हमारा ये कंप्लीट है। तो अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर में हमारा 11th चैप्टर को लेंगे। थैंक यू वेरी मच।